नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज के दैनिक क्विज में विभिन्न समाचार पत्रों के जो प्रमुख आलेख हैं उनके आधार पर जो प्रश्न हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। साथ साथ विगत वर्ष के जो प्रश्न है वो आपको अभ्यास के लिए देंगे और आज के एक महत्वपूर्ण तथ्य की भी चर्चा करेंगे। तो आज के दैनिक क्विज के पहले प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डेजर्ट साइक्लोन भारत और कतर के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो ध्यान रखें, डेजर्ट साइक्लोन की अगर हम बात करें तो भारत और यूएई इन दोनों के बीच का ये पहला एक तरह का संयुक्त सैन्य अभ्यास था। तो यहाँ पर कतर नहीं है, तो पहला विकल्प यहाँ पर गलत है। दूसरा, भारतीय सेना और मिस्र की सेना के विशेष बलों के बीच एक्सरसाइज साइक्लोन 1 नामक पहला संयुक्त अभ्यास 2023 में आयोजित किया गया था। दूसरा कथन सही है। ये भारतीय सेना और अगर हम मिस्र के स्पेशल फोर्सेस की बात करें तो उनके बीच का एक तरह का ये युद्ध अभ्यास था। तीसरा, सदा तंसीक। तो ये आप देखें अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है, क्योंकि भारत और सऊदी अरब के बीच में यानी उनकी सशस्त्र बलों के बीच में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो हाल फिलहाल में ही संचालित किया गया है। तो ये तीसरा कथन भी यहाँ पर आपका सही है, यानी पहला गलत, 2 और 3 सत्य हैं, इसीलिए उत्तर हमारा सी 2 और 3 सत्य हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का प्रमुख रूप से आधार ये है कि आप देखें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस समय यूएई का दौरा किया जा रहा है और इसी आधार पर आप देखें भारत और यूएई के बीच में जो भी एक तरह से भागीदारी है और समय के साथ जिस तरह से संबंधों में एक मजबूती आई है उसका आधार आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यूएई का जो सर्वोच्च सम्मान है, अगर हम ऑर्डर ऑफ जैद की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि भारत और यूएई के बीच जो संबंध है उनकी मजबूती एक तरह से तेजी से आगे बढ़ रही है। और उसी कड़ी में अगर आप देखें तो युद्ध अभ्यास भी दोनों देश की जो सेनाएं उनके मध्य में हुआ है। दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, एसडीआर एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है जो विश्व बैंक द्वारा बनाई गई है। दूसरा, आरक्षित मुद्रा सूची में जोड़ी जाने वाली नवीनतम मुद्रा चीनी रेनमिनबी है। देखिए, जब हम एसडीआर की बात करते हैं तो एसडीआर का मतलब हुआ स्पेशल ड्राइंग राइट, विशेष आहरण अधिकार। और ये अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा एक तरह से जारी किए जाते हैं। देखिए, एसडीआर का मतलब ये है कि जो भी अलग अलग देश हैं जिनका एक तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो भी स्थान है उसके अनुसार उनको एसडीआर एक तरह से आवंटित किए जाते हैं। और एसडीआर का आधार ये रहता है कि एसडीआर का मूल्य अलग अलग मुद्राओं के साथ लिया जाता है और ये प्रमुख रूप से आप देखें 5 मुद्राओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जिसमें अमेरिका का डॉलर, साथ साथ अगर हम बात करते हैं यूरो मुद्रा, इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो जापान की मुद्रा येन है, पाउंड स्टर्लिंग है और सबसे लास्ट में आप देखें 2016 में इसमें मुद्रा शामिल की गई थी युआन, जिसको आप देखें चीन में रेनमिनबी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों ही नाम होते हैं, युआन या रेनमिनबी आप कहिए। तो सबसे नए रूप में 2016 में युआन या रेनमिनबी शामिल हुई थी जो चीन की मुद्रा है। तो इन 5 मुद्राओं के कह सकते हैं एक बास्केट औसत आधार पर जो एसडीआर है उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर ये कहा जाए कि एक एसडीआर की वैल्यू मान लेते हैं कि $2 है, इसका मतलब ये हुआ अगर किसी देश के पास 100 एसडीआर है तो वो 100 एसडीआर को अगर बदलना चाहे तो एक एसडीआर कितना है, $2, यानी इसके बदले उसको $200 मिल सकते हैं। तो किसी भी देश में अगर विदेशी मुद्रा का संकट होता है उस समय एसडीआर काफ़ी हद तक उनके लिए मददगार साबित होता है। और इसीलिए आप देखें किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में एसडीआर को भी शामिल किया जाता है। जैसे अगर हम भारत में देखें तो डॉलर तो है ही, साथ साथ सोना, उसी में एसडीआर भी आप देखें विदेशी मुद्रा भंडार का भाग होता है। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प दिया गया है विश्व बैंक, ये गलत है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। दूसरा, ये बिल्कुल सही है क्योंकि नवीनतम जो आधार मुद्रा के रूप में 5 मुद्राएं उसमें रेनमिनबी को जोड़ा गया जो चीन की मुद्रा है। तो दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही है, यानी उत्तर है बी, केवल 2 सत्य है। और यहाँ पर प्रश्न का अगर हम आधार देखें तो प्रमुख रूप से माना जा रहा है कि मालदीव की जो स्थिति है वो काफ़ी एक तरह से संकट में है, कारण वहाँ पर जो ऋण की स्थिति है वो काफ़ी चिंताजनक है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा इसी के संदर्भ में प्रमुख रूप से एक चेतावनी आप कह सकते हैं वो मालदीव को दी गई है। तो इस आधार पर हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को एक आधार बनाते हुए जो प्रश्न एसडीआर के संदर्भ में वो आपसे पूछा था, क्योंकि अलग अलग जो देश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं उनको उनकी वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिति के अनुसार एसडीआर दिया जाता है। तो अगर विदेशी मुद्रा की संकट की स्थिति रहती है तो वो अपने एसडीआर का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की कल्पना सौर ऊर्जा समाधानों की तैनाती के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयास जुटाने के लिए भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी। ध्यान रखें 2015 में अगर आप देखें तो भारत और फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप में इस पहल को शुरू किया गया। यानी अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय आप देखें हरियाणा के गुरुग्राम में है और पेरिस में एक तरह से इसको स्थापित करने के संदर्भ में इन दोनों देशों के द्वारा एक तरह से एक सहमति व्यक्त की गई
और आगे चलकर आप देखें लगभग 120 से ज़्यादा देश इसमें शामिल हैं। और प्रमुख रूप से वो देश शामिल हैं जो कर्क और मकर रेखा के बीच में है पूरी तरह से, या लगभग कर्क और मकर रेखा के अंदर आते हैं। तो जिस आधार पर उनमें सौर ऊर्जा की संभावनाएं बहुत प्रबल है। तो पहला कथन यहाँ पर आपका सही है कि ये भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयासों के आधार पर ही गठित संगठन है। दूसरा, लेह शून्य उत्सर्जन के साथ हरित हाइड्रोजन आधारित गतिशीलता परियोजना को लागू करने वाला भारत का पहला शहर बन जाएगा। तो आप देखिए हाइड्रोजन के यानी अगर हम बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन के उत्पादन में प्रमुख रूप से माना जाता है कि कुछ ऐसे साधन भी उपयोग किए जाते हैं जिससे कार्बन उत्सर्जन होता है, तो उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन नहीं कहेंगे। तो हाइड्रोजन उत्पादन में अगर हम ग्रीन यानी हरित साधन का उपयोग कर रहे हैं, कार्बन उत्सर्जन नहीं हो रहा है, तो ऐसे हाइड्रोजन के आधार पर आप देखें जो भी एक तरह से मोबिलिटी या जो आप कह सकते हैं परिवहन का आधार है वो लेह में एक तरह से स्थापित किया जाएगा। तो ये भारत में इस तरह की गतिविधि कह सकते हैं परिवहन में करने वाला भारत का पहला शहर बन जाएगा। तो ये कथन बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन सही हैं, इसीलिए हमारा उत्तर है सी, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। यहाँ पर हमारे इस प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से क्या है, अगर हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सोलर थर्मल टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं तो इसके संदर्भ में प्रमुख रूप से ये कहा गया है कि जो सोलर पावर इंटीग्रेशन है भारत में, उसके लिए स्थितियाँ एक तरह से आप देखें बेहतर रूप में और मजबूत की जाए। तो हम लक्ष्य 2070 का क्या लेकर चल रहे हैं, हम कार्बन न्यूट्रल होना चाहते हैं और हमने 2030 तक के लिए माना हुआ है कि हम लगभग अपनी आधी ऊर्जा को एक तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से लाएंगे और उस आधार पर आप देखें सौर ऊर्जा काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसी कड़ी में आप देखें 1 करोड़ परिवारों के साथ में जो रूफटॉप सोलर के लिए संदर्भ में सरकार की योजना है, तो ये सभी सौर ऊर्जा के महत्व को एक तरह से दर्शाते हैं। आज के चौथे प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क 2011 में लॉन्च किया गया था और बाद में 2015 में इसका नाम बदलकर भारत नेट प्रोजेक्ट कर दिया गया। तो ध्यान रखें 2011 में शुरू किया गया था और 2015 में इसका नाम बदलकर भारत नेट परियोजना कर दिया गया था। पहला सही है। और इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ये था कि ग्रामीण क्षेत्र में आप देखें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को एक तरह से स्थापित करना, यानी सभी ग्रामीण क्षेत्रों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट की जो तेज स्पीड है उससे जोड़ना, जिससे कि इंटरनेट के माध्यम से अलग अलग प्रकार की जो सुविधाएं हैं उनका लाभ एक तरह से जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्राप्त कर पाएँ। तो पंचायतों को आपस में जोड़ने के संदर्भ में ये एक बड़ा प्रयास किया गया था और ये प्रयास आप देखें लगभग एक तरह से तेजी से आगे बढ़ रहा है और लगभग पूरे होने की कगार पर है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर आपके सत्य हैं, इसीलिए उत्तर हमारा सी, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। यहाँ पर प्रश्न का प्रमुख रूप से आधार ये है कि केंद्रीय मंत्री अगर हम गिरिराज सिंह की बात करें तो उनके द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, स्मार्ट ग्राम पंचायत रेवोल्यूशन टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत। तो आप देखें ग्राम पंचायत में डिजिटल स्थिति को बढ़ाने के लिए ये स्मार्ट ग्राम पंचायत एक तरह से ये योजना है, यानी पीएम वानी सर्विस के अंतर्गत उसको शुरू किया गया है। और ये बिहार में अगर हम देखें तो बेगूसराय में इसको ग्राम पंचायत यानी जो ग्राम पंचायत के स्तर है वहाँ पर प्रारंभ किया गया है। तो आप देखें जो भारत नेट परियोजना है उसी के संदर्भ में आप देखें ये एक नए तरह का प्रयास है जो भी पंचायत है उनमें एक तरह से डिजिटल स्थितियों को बढ़ावा देने के लिए। आज के अपने दैनिक कुछ के हम दूसरे भाग में आते हैं जहां पर हम विगत वर्ष के जो प्रश्न है वो आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज 2018 की प्रारंभिक परीक्षा का जो पूछा गया प्रश्न है वो हम आपको अभ्यास के लिए दे रहे हैं। प्रश्न को देखते हैं, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ किसके द्वारा शुरू की गई एक पहल है। तो आप ध्यान रखें अगर हम यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं UNFCCC, तो इसके सचिवालय के द्वारा 2015 में प्रमुख रूप से आप देखें ये जो पहल है वो शुरू की गई थी और उद्देश्य एक तरह से ये था कि जो जलवायु परिवर्तन की स्थितियां हैं उनके संदर्भ में बेहतर रूप में प्रयास किए जाएं, चाहे सरकारों की बात करें, व्यक्तियों की बात करें, संस्थाओं यानी कंपनियों की बात करें, सभी को मिलकर एक प्रयास करने पड़ेंगे। तो ये पहल 2015 में UNFCCC का एक तरह से जो सचिवालय है उसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, यानी हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाता है सी। दैनिक क्विज के तीसरे और अंतिम भाग में हम चर्चा करते हैं आज के किसी महत्वपूर्ण तथ्य की, यानी कोई एक बड़ा फैक्ट इंपॉर्टेंट है उसकी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा तथ्य है क्षुद्र ग्रह जिनको हम एस्ट्रॉयड के नाम से भी जानते हैं। देखिए लगभग अगर हम 4.6 अरब वर्ष पहले की बात करते हैं कि जो भी एक तरह से अगर हम पूरे अपने अलग अलग ग्रहों के निर्माण की प्रक्रियाओं की बात करें तो उसी कड़ी में माना जाता है कि ग्रहों के निर्माण की जो प्रक्रियाएं चल रही थी उसमें जो अवशेष हैं, जो भी एक तरह से बचे हुए भाग हैं, तो चट्टानी जो बचे हुए अवशेष हैं वही एक तरह से क्षुद्र ग्रह या कभी कभी इनको हम लघु ग्रह माइनर प्लैनेट के नाम से भी बोल देते हैं। और एस्ट्रॉयड आप ध्यान रखिए कि निश्चित कक्षा में लगभग चक्कर लगाते हैं। और ध्यान से अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ पर मंगल की बात करते हैं और साथ साथ अगर हम बात करते हैं बृहस्पति, तो ये दो जो ग्रह हैं तो मंगल और बृहस्पति के बीच की जो कक्षा है उसके बीच में आप देखें कि ये एक तरह से चक्कर लगाते रहते हैं सूर्य के चारों ओर।
और साथ साथ आप देखें कि ये सूर्य के चारों ओर चक्कर तो लगाते हैं, ये अपने कह सकते हैं कि एक तरह से जो एक्सिस होती है, धुरी है, उस पर भी एक तरह से घूम रहे होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये एक निश्चित कक्षा में मंगल और एक तरह से बृहस्पति के बीच में चक्कर लगाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, माना यह जाता है कि इनके जो आकार है वो अनियमित रूप में है, इनकी गति भी अनियमित रहती है। तो ये सूर्य के चारों ओर एक कक्षा में चक्कर जरूर लगा रहे हैं, लेकिन स्वयं में भी इनकी अनियमित रूप में गति होती रहती है। साथ साथ अगर हम इनके आकार की बात करें तो माना जाता है कि आप 150 से ज़्यादा ऐसे क्षुद्र ग्रह हैं जिनका जो आकार है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एक तरह से कि कुछ ऐसे भी ग्रह हैं यहाँ पर, जैसे अगर हम अपने ग्रह पृथ्वी की बात करें तो उसका जो उपग्रह चंद्रमा है, उसके साथ अगर हम देखें तो पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा। इसी तरह से देखा गया कि 150 से ज़्यादा ऐसे एस्टेरॉयड या क्षुद्र ग्रह हैं जिनके चारों ओर कोई दूसरा एक एस्टेरॉयड घूम रहा है, यानी उनका अपना खुद का एक उपग्रह है। उसी के साथ साथ आप देखें कुछ के साथ में दो दो एक तरह से उपग्रह या दो दो चंद्रमा जुड़े हुए हैं, यानी एस्टेरॉयड है मान लीजिए, और उसके आसपास दो एक तरह से चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ पर आप देखें कभी कभी ट्रिपल, यानी अगर हम बात करें तो 3 स्थिति भी एक तरह से देखी गई है, यानी माना जा रहा है कि कभी कभी क्षुद्र ग्रह एक तरह से दो आकार में रहते हैं कि दो एक दूसरे के चक्कर लगा रहे होते हैं। तो ये डबल एक तरह से यानी बाइनरी यहाँ पर एस्टेरॉयड के नाम से जाने जाते हैं, जिनमें आकार लगभग बराबर होता है और एक दूसरे की ये परिक्रमा कर रहे होते हैं। कभी कभी इसमें ट्रिपल यानी 3 एक तरह से जो एस्टेरॉयड है वो भी शामिल हो सकते हैं। तो एस्टेरॉयड में आप देखें कोई निश्चित स्थिति आप नहीं कह सकते हैं, ये लगातार इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन जैसी स्थितियाँ दिखती रहती हैं। तो इसीलिए स्थायी रूप में आप ये नहीं कह सकते हैं कि विशेष आकार है, विशेष तरह के वो काम करते हैं, सभी के चारों ओर चंद्रमा की स्थितियाँ हैं या नहीं है, तो वो स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। जहाँ तक इनकी कक्षा की बात करें तो ध्यान रखें कि ये एक तरह से दीर्घ वृत्ताकार जो कक्षा है उसी में चक्कर लगा रहे होते हैं, जैसे हम अपने ग्रहों की बात करते हैं सूर्य के चारों ओर। यहाँ पर कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि ये जो एस्टेरॉयड है इनमें से आप देखें, क्योंकि ये मंगल और बृहस्पति के बीच में है और बृहस्पति की जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है, काफ़ी तीव्र है, तो माना यह जाता है कि अलग अलग ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण कभी कभी ये अपनी इस कक्षा से यानी इस भाग से टूटकर कुछ एस्टेरॉयड निकल जाते हैं। और सामान्य तौर पर आप देखें कि जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में या पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर उनके लिए उल्कापिंड या मेटेरॉइड्स एक तरह से कहा जाता है। और आप देखें कि माना जाता है कि अगर हम पृथ्वी के पूरे अगर उसकी एवोल्यूशन की बात करते हैं तो अगर हम डायनासोर के एक एरा के ख़त्म होने की बात करें तो माना जाता है कि इस तरह की बड़े उल्कापिंड का पृथ्वी से जो टकराना है वो उनके जीवन की समाप्ति के बड़े कारण के रूप में लिया जाता है। तो उल्कापिंड का एक तरह से पृथ्वी से टकराना पृथ्वी का पूरा जो इवोल्यूशन है उसमें एक बड़ी भूमिका कहीं ना कहीं निभाता है। तो यहाँ पर अगर इनके आकार की हम प्रमुख रूप से बात करें तो आकार के संदर्भ में माना जाता है कि अगर हम जितने भी क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड हैं उन सबको मिला दें तो पृथ्वी का जो उपग्रह चंद्रमा है उससे भी कम एक तरह से इनका द्रव्यमान या मास बनता है। तो ऐसा नहीं है कि आकार में ये बहुत बड़े रूप में है, ऐसा नहीं है। जहाँ तक हम सबसे बड़े की बात करें तो सेरेस सबसे बड़े एक तरह से एस्टेरॉयड के रूप में माना जाता है। उसके बाद वेस्टा, पैलस और हैजिया, तो ये कुछ प्रमुख कह सकते हैं 4 सबसे बड़े एस्टेरॉयड हैं। अगर हम यहाँ पर जितने भी एस्टेरॉयड हैं उनको अगर हम 3 कैटेगरी में बांटें तो पहली कैटेगरी सी टाइप कहलाती है। सी प्रकार मतलब कॉन्ड्राइट। इसमें आप देखें ये सबसे आम यानी कह सकते हैं सबसे सामान्य रूप में पाया जाने वाला एस्टेरॉयड या क्षुद्र ग्रह का प्रकार है और इसमें मिट्टी और सिलिकेट चट्टानें एक तरह से रहती हैं और ये लगभग आप देखें माना जाता है कि हमारे सौरमंडल के सबसे प्राचीनतम भाग इसी में एक तरह से उपस्थित है। दूसरा तरीका यानी दूसरे प्रकार की बात करें तो एस टाइप है। एस का मतलब एक तरह से हम स्टोनी या पथरीला कह सकते हैं। इसमें सिलिकेट के साथ साथ आप देखें निकेल और लोहे के भी कुछ एक तरह से अवशेष रहते हैं। अंतिम रूप में एम टाइप है, यानी अगर हम बात करते हैं मेटल टाइप, इसमें निकेल और लोहा एक तरह से कह सकते हैं कि ज़्यादा एक तरह से भाग में है। माना जाता है कि ये एक तरह से सामान्य तौर पर उच्च तापमान का जब यहाँ पर एक तरह से स्थिति बनती है तो केंद्र में यानी जो सेंटर का भाग है यानी क्षुद्र ग्रह का जो सेंटर है वो लोहा यानी जो आपका निकेल और लोहे की बात करें वो एक तरह से अंदर की तरफ आपका धंसा रहता है और जो भी एक तरह से लावा का भाग है क्योंकि उच्च तापमान है तो वो एक तरह से निकल कर सतह के ऊपर आ जाता है। तो ऊपरी सतह पर कुछ पिघला हुआ लावा का भाग है और निचले भाग में आप देखें तो लोहे जैसे आपके जो धात्विक भाग हैं वो शामिल है। तो इस तरह के एस्टेरॉयड भी आपके पाए जाते हैं जिनको एम टाइप कहा जाता है। और आप देखें कि एस्टेरॉयड के संदर्भ में नासा या अन्य संस्थाओं की तरफ से लगातार अध्ययन किया जाता है। कुछ अगर हम यहाँ पर एस्टेरॉयड की बात करते हैं तो उनके बारे में कहा जाता है कि अगर वो मान के चलिए उसमें से कुछ मेटेरॉइड्स निकलते हैं उल्कापिंड और वो मान के चलिए अगर पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन इनके टकराने की संभावना बहुत कम रहती है। लेकिन लगातार इनकी निगरानी है वो एक तरह से की जाती है, जो भी पृथ्वी कक्षा में आसपास आने की संभावना ज़्यादा एक तरह से प्रदर्शित करते हैं।
तो आज का हमारा जो तथ्य है वो क्षुद्र ग्रह के साथ में संबंधित था। तो क्षुद्र ग्रह के इस हमारे आज के तथ्य के साथ ही आज के दैनिक क्विज को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है दैनिक क्विज के अलग अलग जो प्रश्न हैं, विगत वर्ष के प्रश्न, साथ साथ आज का जो तथ्य है उसके संदर्भ में हमारा जो अध्ययन है वो आपको पसंद आ रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, और अभी तक अगर आपने हमारे बायजूस एग्जाम प्रेप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। तो आज के दैनिक क्विज को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पुनः दैनिक क्विज के अगले संस्करण के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। आप सभी अपना बेहतर तरीके से ध्यान रखें। धन्यवाद।